अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर को देखेंगे, जिसमें हम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या आप कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये वो चंद चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सेपरेटली स्टडी करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यही वो चंद रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके पास एक होल न्यू ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज ये पॉइंट्स आएंगे। अच्छा, जो यहाँ से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ये क्वेश्चन जो है आपको आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़्यादा नहीं आता, बहरहाल आपको आना तो चाहिए। और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए इन सब पॉइंट्स की, यानी कि मतलब क्या है, और अगर आपको डिफाइन करना या पूछ लें कि ये क्या होता है या आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको 2-3 लाइंस में क्लियरली आइडिया रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए आपके लिए लाजिम है कि आप इन सब पॉइंट्स के कंसेप्ट को क्लियर करें कि इनके पीछे आइडिया क्या है और ये पॉइंट्स कैसे इफेक्ट करते हैं हमारी केमिस्ट्री को या हमारी एनालिसिस को या स्टडी को। आपको अपनी बुक में ये टॉपिक पेज नंबर 120 पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पेकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन या पेकुलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का जो डिफरेंट बिहेवियर है, जो पर्टिकुलर बिहेवियर है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें नज़र आता है, यहाँ पे हम वो स्टडी करेंगे। नॉर्मली जो कार्बन की जो इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोला जाता है। कैटिनेशन कार्बन की ये एबिलिटी है कि कार्बन अपने आप के साथ बॉन्डिंग कर सकती है, एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ, दूसरी कार्बन तीसरी कार्बन के साथ, नेक्स्ट एंड सो ऑन। ये नंबर वेरी कर सकता है अप टू थाउजेंड्स। आपके पास ये नंबर जो है, यानी कि कैटिनेशन जो है कार्बन कर सकती है फ्रॉम 2 to 1000 और इवन मोर। अगर आप नीचे ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है जिसमें एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, दूसरे ने तीसरे के साथ, एंड सो ऑन। इसी तरह कार्बन इज़ कैपेबल ऑफ ब्रांच बॉन्डिंग ऑल्सो। यहाँ पे आपको एक ब्रांच किस्म का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है जिसमें कार्बन ने ब्रांचेस के फॉर्म में बॉन्डिंग की हुई है। इसके अलावा कार्बन कैटिनेशन शो कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर करने की ज़रूरत है, वो ये कि कार्बन खुद के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकती है, डबल भी बना सकती है जैसा कि अल्कीन्स में, और इवन के ट्रिपल भी बना सकती है जैसा कि अल्काइंस में। तो आपको पता होना चाहिए कि कैटिनेशन क्या होती है, और यही मेजर रीज़न है ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कैटिनेशन ऑफ द कार्बन। इसके अलावा फ़िलहाल तो हम बेसिक्स देख रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम जैसे जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ आएंगे कि हम देखेंगे कि कार्बन डबल बॉन्डिंग कैसे करती है, ट्रिपल बॉन्डिंग कैसे करती है। एक मेजर पॉइंट जो यहाँ पे आपने माइंड में रखना है वो ये है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। आपने कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ सब कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। कार्बन कैन नॉट मेक बॉन्ड्स मोर देन 4 और लेस देन 4। कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, और आपने इस बात को माइंड में रखना है कि आपने जिस तरह भी बॉन्डिंग करनी है कार्बन के जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई, अदरवाइज आपका स्ट्रक्चर जो है वो गलत होगा। इसके आगे जी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके पास नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्योंकि जो मेजर सेंट्रल एटम होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कार्बन होती है, और कार्बन आपके पास एक नॉन मेटल है जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है। अगर आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे आपको एक आयनिक बॉन्ड दिखाया गया है जिसमें सोडियम और क्लोरीन आपस में आयनिक बॉन्डिंग कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है कि सोडियम एक कंप्लीट अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, और क्लोराइड जो है पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसके बाद आयनिक बॉन्ड शो कर रहा है। लेकिन साथ में आपको ये मीथेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर रही है। जो शेयरिंग से बॉन्डिंग होती है उसको हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। क्योंकि कार्बन आयनिक बॉन्डिंग शो नहीं करती, कोवलेंट बॉन्डिंग शो करती है, इसलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली कोवलेंट इन नेचर होते हैं। तो ये बात का आपने खास ख्याल रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं आयंस फॉर्मेशन नहीं करते और कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं कि दे हैव नॉन आयनिक बिहेवियर या नॉन आयनिक करेक्टर। इसके आगे देखते हैं जी सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। ये आपके लिए कंपैरेटिवली न्यू है एक आइडिया होमोलोगस सीरीज़ का। होमोलोगस सीरीज़ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर सीरीज़ को कहते हैं जिसमें ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स वेरी कर रहे होते हैं एक दूसरे से ओनली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ द कार्बन। ये साइड में आपको अल्केन्स दिए हुए हैं। अगर आप देखें फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है आपके पास वो मीथेन है, बिल्कुल सेकंड मॉलिक्यूल उसी के जैसा है, अदर देन द एडिशन ऑफ अनदर कार्बन ग्रुप, मेथिलीन ग्रुप। CH2 जो ग्रुप होता है इसको हम मेथिलीन बोलते हैं। ये यहाँ से आपको डेफिनेशन के अंदर से भी मिल जाएगा, ये मेथिलीन ग्रुप। एक आपके पास CH2 ग्रुप की एडिशन हुई और हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल आ गया है इथेन। इसी तरह नेक्स्ट में एक मजीद CH2 के एडिशन के बाद हमारे पास प्रोपेन, फिर एक और CH2 के एडिशन के बाद ब्यूटेन। इस तरह जो आपके पास सिमिलर फंक्शनल ग्रुप की अंदर जब कार्बन एडिशन करने के बाद आपको जो एक सीरीज़ ऑब्टेन होती है इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़।
होमोलोगस सीरीज़ जो होती है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी शो करती है, जैसे कि सॉलेबिलिटी में, मेल्टिंग पॉइंट्स में, बॉइलिंग पॉइंट्स में, या एक नॉर्मल ट्रेंड शो करती है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास एलिमेंट्स जो एक सेम ग्रुप के सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप वो शो करते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़। इसी तरह हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलोगस सीरीज़ के जितने मेंबर्स होते हैं वो लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। यहाँ पे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि आपने कुछ मज़ीद फंक्शनल ग्रुप्स की होमोलोगस सीरीज़ और उन मॉलिक्यूल्स के नेम जो है वो ड्रॉ करने हैं। आपने जो करना है वो है अल्कोहल, जिसका फर्स्ट मेंबर होगा मेथनॉल, सेकंड एथेनॉल एंड सो ऑन। आपने फार्मूलाज ड्रॉ करने हैं और उनका नेम लिखना है। और इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स के आपने होमोलोगस सीरीज़ कंप्लीट 10 तक ड्रॉ करनी है और उनके नेम्स लिखने हैं। चलें जी, अगर आपका कोई पॉइंट जो क्लियर ना हो रहा हो तो आप उसको क्वेश्चन की फॉर्म में कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपका पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे देखिए कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली ह्यूज होता है, काफ़ी सारे एटम्स की कम्बिनेशन से, क्योंकि आपके पास नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे होते हैं तो इसलिए जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो कम्प्लेक्स हो जाता है। ये साथ में जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये स्टार्च का है, इसको देख के घबराना नहीं है। अभी आपकी क्योंकि स्टार्ट है तो इसलिए आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे को मूव करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप अपनी टेबल शुगर को ही देखें, सुक्रोज जो कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी एट द वेरी लीस्ट 45 एटम्स होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि नॉर्मली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है आपके पास दे आर ह्यूज सब्सटेंसेस, ह्यूज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है, एटॉमिसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ये अच्छा, ये जो साथ में अच्छा जो इनकी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूलैरिटी है, जो इनका कम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है वो होता है नॉर्मली बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन ऑफ द कार्बन। कार्बन की स्टेबिलिटी की वजह से कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन्स बना सकती है। आपके पास नॉर्मल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर आता है वो कम्प्लेक्स होता है। थोड़ा सा स्टार्च के मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। ये जो आपको स्टार्च का मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं। जो ऊपर आपको स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये अमाइलोज है, और नीचे जो आपको ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये अमाइलोपेक्टिन है। फिलहाल के लिए बस इतना ही याद रख लें। जब हम ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री को कवर कर लेंगे उसके बाद आपकी बुक में एक नया चैप्टर आएगा मैक्रोमॉलिक्यूल्स का, वहाँ पे हम स्टार्च की केमिस्ट्री को गौर से देखेंगे। स्टार्च इज़ एन कार्बोहाइड्रेट एंड ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक कार्बोहाइड्रेट होता है और एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो वहाँ पे हम इसकी केमिस्ट्री को अच्छी तरह देखेंगे। चलें जी आगे चलते हैं। आइसोमरिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके इस चैप्टर में एक अलग से भी टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसका बेसिक आइडिया लेंगे कि आइसोमरिज्म जो है आपके पास क्या होता है। आइसोमरिज्म की किसी भी हम एक इस फिनोमेना को कहते हैं कि जब आपके पास कोई भी दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो। ये मिक्स नहीं करना, आपने माइंड में रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास सब्सटेंसेस का सिमिलर होना चाहिए और स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पेंटेन है। ये आपके पास पेंटेन है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन पेंटेन, इसको हम एन पेंटेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट में आपके पास ब्रांच चेन पेंटेन है, इसको हम आइसोपेंटेन बोलते हैं। और उसके नेक्स्ट में आपके पास ये नियोपेंटेन है। अगर आप गौर करें तो इन सब के अंदर 5 कार्बन्स और 12 हाइड्रोजन है, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C5H12। और स्ट्रक्चर फार्मूला आप देख रहे हैं कि सबका वेरी कर रहा है। इसमें स्ट्रेट चेन है, इसमें सिंगल ब्रांच है और इसमें आपके पास डबल ब्रांच है। तो इस तरह के सिस्टम को, इस तरह के फिनोमेना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। फिलहाल के लिए आपको कम से कम एक एग्जांपल और इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जब हम कंप्लीट टॉपिक को कवर करेंगे उसमें हम टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म को देखेंगे और उनकी एग्जांपल्स को भी कवर करेंगे। अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास है रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड सॉल्युबिलिटी। ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो रेट है जो नॉर्मली स्लो होता है, यानी कि रिएक्शन किस स्पीड से होता है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो नॉर्मली स्लोली प्रोसीड करते हैं उसकी वजह यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जब रिएक्शन आपके पास हो रहा होता है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का, तो फर्स्टली आपके पास जो प्रीवियस बॉन्ड्स होते हैं, जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं, उनकी ब्रेकेज होती है। उसके बाद आपके पास न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। इस वजह से जो आपके पास टाइम स्पैन है रिएक्शन का वो बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ऐसे नहीं होता, वहाँ पे आपके पास साइमल्टेनियसली ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही होती है और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो कंपैरेटिवली फास्टर होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो कि कंपैरेटिवली स्लो होते हैं। लास्ट में हम इसकी बिल्कुल सॉल्युबिलिटी को देख लेते हैं। सॉल्युबिलिटी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंपल रूल फॉलो करती है, लाइक डिजॉल्व लाइक का। अब जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो इसीलिए डेफिनेट है कि वो नॉन पोलर सब्सटेंसेस में, जैसे कि बेंजीन हो गया आपके पास, क्लोरोफॉर्म, एथर जो कि खुद भी ऑर्गेनिक है, नॉन पोलर है, उनमें सॉल्युबल होगी। वाटर जो है वो आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है,
और इसीलिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो नॉर्मली पोलर वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर में सॉलेबल नहीं होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, जैसे कि कुछ फ्यू स्मॉल अल्कोहल्स हैं, मेथनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, इनकी पोलैरिटी ज़्यादा है, तो ये वाटर में सॉलेबल हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी क्या है। आमतौर पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी कम होती है, जिसकी वजह से उनका जो नॉन पोलर बिहेवियर होता है वो ज़्यादा होता है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉलेबल होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये सारे पॉइंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। जो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है उनको आप कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। यहाँ तक आप अपना टॉपिक कवर कर लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये बेसिक्स है, इसको साथ के साथ कवर कर लें। अगर आपको बेसिक समझ आएगी तो नेक्स्ट आपको कम्प्लेक्स चैप्टर्स भी समझने में आसानी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।